जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर। तो हम लोग का क्लास 2 दिन गैप रहा क्योंकि लाइट का व्यवस्था जो है कि थोड़ा सा अभी स्टेशन बन रहा है। स्टेशन बनने के क्रम में थोड़ा सा जो है कि आपका डिस्टर्ब हो गया था लाइट का व्यवस्था, इसीलिए जो है कि अब लाइट आपका सही ढंग से चलेगा। थोड़ा डिस्टर्ब होने के का हमें खेद है, तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज का सेशन का हम शुरुआत करते हैं। और मोस्टली जो मेरा ये आज का सेशन होने वाला है यह आपका बिहार एसआई, एनटीपीसी और फिर बिहार पुलिस पर आधारित होने वाला है। उसमें से आपका लगभग कोई भी एग्ज़ाम रहे उसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो उसका कोई आपका जो है कि फिक्स नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल क्वाइट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल क्वाइट है कि दोस्त मायूस मत ना होना ज़िंदगी से। दोस्त मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दोस्त मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो इसीलिए मेरे दोस्त आप हिम्मत नहीं हारिए, आप हिम्मत को बनाए रखिए और तब जाके आप अंतिम रूप से सफलता पा सकते हैं, क्योंकि हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हिम्मत रहे ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है इस धरती पे। तो इसीलिए आप लोग का जिस तरह से अभी युवा वर्ग में चल रहे हैं, आपका युवा वर्ग में जोश इस तरह रहना चाहिए कि समझ सकते हैं आप आसमान में भी सीढ़ी लगाने में आप समर्थ हो सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन का हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि जवादी और सेबड़ाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में है। तो जवादी और सेबड़ाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है जवादी और सेबड़ाई की पहाड़ियाँ। और तमिलनाडु के पास ही आप लोग को पता है पूर्वी घाट शुरू होता है। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है वह भी तमिलनाडु के पास है। आप लोग को पता है जिसे हम लोग कौन सी पहाड़ी के नाम से जानते हैं? तो आपको पता है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु और केरल में भी है, दोनों में है। और उसी पहाड़ी को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहा जाता है। और उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपका दोदा बेटा। और दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है, याद रखिएगा। और 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अनायमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के साथ पश्चिमी भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। और पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो जिंदागढ़ा मारिएगा। क्या मारिएगा? जिंदागढ़ा। अगर जिंदागढ़ा ऑप्शन में है तो फिर बिल्कुल वही आपको टच करना है, अगर नहीं है तो महेंद्रगिरी मारना है। ठीक है, तो आप ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि नवजात शिशु को स्तन से निकले पहले स्राव को जो बच्चे को पिलाया जाता है, जो कि उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का पावर प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी जैसे अगर कोई माँ बनी, अर्थात बच्चे को जन्म देने के बाद जो है कि वह माँ जैसे बनी, तो माँ का दूध आधा घंटा या 1 घंटा के अंदर का दूध उस बच्चा को पिलाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि बच्चा के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। यानी कहने का मतलब है कि उसको आगे जितना भी बीमारी आएगा उससे उसको लड़ने की ताकत प्रदान करेगा। वो दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उस दूध को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोलेस्ट्रॉल वसा होता है। कोलेस्ट्रॉल वसा होता है जिसकी अधिकता से हार्ट अटैक आता है। ठीक है, लेकिन इसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम। यानी कि नवजात शिशु को जो पहला दूध पिलाया जाता है माँ के द्वारा उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जिससे कि आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हवाई द्वीप पर किस देश का अधिकार है। तो हवाई द्वीप जो प्रशांत महासागर में स्थित है उस पर अमेरिका का अधिकार है। किसका अधिकार है? अमेरिका का अधिकार है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भैया हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है, तो हवाई द्वीप का पुराना नाम है आपका सैंडविच द्वीप। कौन सा द्वीप? सैंडविच द्वीप। सैंडविच द्वीप। जैसे आपको पता है इंदिरा पॉइंट का आप पुराना नाम याद करते होंगे। इंदिरा पॉइंट जो कि आपका दक्षिण भारत में स्थित है, तमिलनाडु कन्याकुमारी के पास है। अर्थात आपको पता है कि सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। यह उसी को कहा जाता है पार्किंसंस पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को पता है इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम। लेकिन हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच द्वीप।
और हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को। और हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। और याद रखिएगा कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो यह भी प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी अग्निवलय किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार, सॉरी ये आपका जो विश्व का सबसे बड़ा जो आपका द्वीप है, क्या नाम है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड, उस पर किसका अधिकार है? तो उस पर डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? ये क्वेश्चन पूछता है। और उसी तरह हवाई द्वीप पर किसका अधिकार है? अमेरिका का अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू द्वीप। कौन सा द्वीप है? किलायू। और किलायू द्वीप जो है अमेरिका में है। कहाँ में है? अमेरिका में। और देखिएगा इसे अमेरिका में 3 गो जगह इंपॉर्टेंट है। एक है आपका हवाई द्वीप, एक है मौना लोआ, और तीसरा है किलायू। ये तीनों कहाँ का है? अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को। याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमेशा जो है कि आपका उद्गार होते रहता है प्रकाश का। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि माउंट एटना किस देश में है? तो माउंट एटना इटली में स्थित एक ज्वालामुखी है। वहीं विसुवियस भी कहाँ में है? इटली में है। और लिपारी द्वीप भी कहाँ में है? तो इटली में है। और इटली की राजधानी रोम है। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। और इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में हुआ था। और FAO का मुख्यालय भी कहाँ है? तो रोम में है। रोम में, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष है क्यू डोंगियो। और इसका स्थापना डेट सहित याद रखने की कोशिश कीजिएगा, 16 अक्टूबर 1945, क्योंकि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और एलर्जी दिवस भी मनाते हैं 16 अक्टूबर को। ठीक है। और 16 सितंबर को मनाते हैं हम लोग ओजोन परत संरक्षण दिवस। और 17 मई को हम लोग मनाते हैं दूरसंचार दिवस। 17 मई को दूरसंचार। और 17 जून को मनाते हैं मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन रोकथाम दिवस। ठीक है, तो आप ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सबसे योग्य मराठा महिला शासिका का नाम क्या था? जितने भी मराठा शासिका हुए हैं, यानी महिला शासिका हुए हैं मराठा में, उसमें सबसे ताबड़तोड़ जो आपका महिला थी वो ताराबाई थी। कौन थी? ताराबाई थी। और याद रखिएगा, ताराबाई के पति का नाम था राजा राज प्रथम। क्या नाम था? राजा राम प्रथम। और पुत्र का नाम था शिवाजी सेकंड। ठीक है, शिवाजी सेकंड। और याद रखिएगा कि इसी ताराबाई को औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दिया था। किसका उपाधि दिया था? ईमानदार। ईमानदार ने यानी ऑनेस्ट की उपाधि दिया था। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि उस महिला शासिका का नाम बताइए जिसको औरंगजेब के द्वारा ईमानदार की उपाधि दिया गया था। तो यही ताराबाई को दिया गया था, जो कि आपका मराठा साम्राज्य में सबसे योग्य महिला शासिका थी। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में किसी क्षेत्र की पहली महिला शासिका कौन थी, तो ऑप्शन में रजिया सुल्तान भी रहेगा। और 100 में लगभग 90% बच्चा दे देगा आंसर रजिया सुल्तान, लेकिन गलत हो जाएगा। रजिया सुल्तान जो थी वह प्रथम मुस्लिम शासिका थी। मुस्लिम लगेगा तब रजिया सुल्तान होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि भारत में किसी क्षेत्र की बनने वाली पहली महिला शासिका का नाम क्या था? तो इसका नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता, जो कि वाकाटक वंश महाराष्ट्र के अंदर इनको बनाया गया था शासिका। और यह चंद्रगुप्त दुर्त की पुत्री थी। चंद्रगुप्त दुर्त अर्थात विक्रमादित्य की ये पुत्री थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि चांद बीबी किस शहर की शासिका थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर। भैया ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी का पेपर 1-1.5 महीना में स्टार्ट हो जाएगा। और अभी देख रहे हैं बीआरएसएससी का भी बहुत जो है कि उसका चल रहा है ट्रेंडिंग। कब एग्जाम ले लेगा, कब नोटिस आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 2 महीना में आपका कहानी निपट जाएगा। इसीलिए एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। और CGL 4 की भी वैकेंसी अगले महीना कन्फर्म आने जा रही है। और BRSI हो सकता है इसी महीना में आ जाए। आपको लगभग 20-25 अप्रैल के आसपास कन्फर्म BRSI का वैकेंसी आ जाएगा। ठीक है, 100% गारंटी है। और अगले महीना में CGL 4 का प्रबल संभावना है। और BRSSC का एग्जाम होने का भी संभावना है। यानी ये समझिए 2-4-5 महीना जो है एग्जाम से भरा रहेगा पूरा बिहार। और फिर रेलवे में फिर से आपका जो है कि NTPC वैकेंसी आएगा। अभी इसका एग्जाम हो जाएगा, जून से स्टार्ट हो जाएगा। और फिर लगले आपका ड्राइवर का आ गया है, फिर आपका ग्रुप डी का भी है, फिर से आपका जो है कि टेक्नीशियन का भी आएगा। यानी कि अब समझिए एग्जाम ही एग्जाम है। इसीलिए पढ़िए, ठीक है, ध्यान दीजिए।
तो चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। और इसी तरह क्वेश्चन अगर पूछेगा करंट अफेयर्स में कि अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। अहमदनगर महाराष्ट्र में है, ठीक है, उसका नाम बदलकर जो किया गया है वो अहिल्यानगर कर दिया गया है, अहिल्यानगर कर दिया गया है। और अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है, जिसको ताला नगरी के नाम से जानते हैं, जहां पर कि जेवर हवाई अड्डा है, उसका नाम बदलकर जो है कि हरिगढ़ कर दिया गया है। अलीगढ़ को हरिगढ़, ठीक है, और इधर अहिल्यानगर कर दिया गया है अहमदनगर को बदलकर। और अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक और शासिका थी रानी दुर्गावती, नाम सुने होंगे रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी महिला शासिका थी ताकतवर कि अगर वो शेर का आवाज़ सुन लेते थे जंगल में तो यह जाके उसको जब तक नहीं मारते थे तब तक वापस नहीं लौटते थे। और यह थी गोंडवाना की शासिका। कहाँ की शासिका? गोंडवाना की शासिका। गोंडवाना ऑप्शन में है तो सही है, नहीं तो मंडला की शासिका थी आपकी कौन? तो रानी दुर्गावती, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कौन से वंश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गुंबद था। गुंबद यानी नहीं कहते हैं गोल गुंबद, यानी पूरा घर के टाइप का बना हुआ था गुंबद। तो याद रखेगा वो मुगल भवन में सबसे फेमस था गुंबद। मुगल भवन में था सबसे फेमस गुंबद। और मुगल गार्डन कहाँ में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। और अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर, यह सेकंड था, जिसको कि 1857 के विद्रोह में उसको रंगून में जाके जो है कि नज़रबंद कर दिया गया था, आप लोग को पता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 2 गुंबदों वाली इमारत कौन सी थी? भारत के अंदर में 2 गुंबदों में निर्माण होने वाली पहली इमारत कौन थी? तो हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हुमायूं का मकबरा भारत के अंदर में 2 गुंबदों वाली बनने वाली पहली इमारत थी। और साथ ही साथ पहली बार 4 बाग शैली का प्रयोग भी इसी हुमायूं के मकबरा में हुआ था। और साथ ही साथ इसी हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं का मकबरा, और 2 गुंबदों वाली इमारत हुमायूं का मकबरा, और पहली बार 4 बाग शैली का प्रयोग भी किस में हुआ था? तो वो हुमायूं के मकबरा में। और हुमायूं के मकबरा का निर्माण करता कौन था? तो हाजी बेगम। कौन थे? हाजी बेगम। आप इतना कंटेंट लेके चलिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सर्वाधिक घनत्व वाला देश पूरे विश्व में कौन सा है? भैया ये क्वेश्चन बताइए, पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो देश में आपको बताना है मोनाको। क्या बताना है? मोनाको। हाँ, वही मोनाको जिसका संविधान सबसे छोटा है। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि किस देश का संविधान सबसे छोटा है, तो मोनाको का है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत, सबसे छोटा संविधान मोनाको। और मोनाको की ही जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगर बोलेगा किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो महाद्वीप में एशिया हो जाएगा। और किस मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो अपना थार राजस्थान वाला, यहीं पर सबसे अधिक है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बोलेगा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, बिहार का। और किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो वो दिल्ली का। और दक्षिण एशिया का कौन सा देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश का है। किस देश दक्षिण एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वो बांग्लादेश है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपका सार्क सदस्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? तो वो भी बांग्लादेश का है। और एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो कि विश्व की सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है? तो वह भी बांग्लादेश की है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और ढाका जो है वह किस नदी के किनारे है? तो वह बूढ़ी गंगा नदी के किनारे है। बूढ़ी गंडक नहीं, बूढ़ी गंगा नदी के किनारे है। और वहीं पर एक शहर है चटगांव कर्णफुली नदी के किनारे है। और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बोलेगा कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। क्या नाम है? महावेली गंगा। और श्रीलंका में ही स्थित, याद रखिएगा कि एक बंदरगाह बहुत फेमस है। श्रीलंका में एक बंदरगाह बहुत फेमस, इसका नाम है आपका हम्बनटोटा बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। वहीं याद रखिएगा आपका ये बांग्लादेश का भी बंदरगाह है, मोंगिया बंदरगाह बहुत फेमस है। और याद रखिएगा आपका ये ईरान में चाबहार बंदरगाह बहुत फेमस है। वहीं याद रखिएगा आपका म्यांमार में एक बंदरगाह बहुत फेमस है, सितवे बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सितवे बंदरगाह म्यांमार का बहुत फेमस है। तो आप ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के किस महापुरुष के
के द्वारा आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन जो है कि आपका पुस्तक लेखक है, तो आपको पता है कि आर्य के बारे में इसी व्यक्ति ने कहा था कि आर्यों का निवास स्थान जो है वह आर्कटिक यानी आर्कटिक महासागर से आए हुए हैं। आर्य कोई बताया है दक्षिण एशिया से, कोई बताया है आपका ध्रुव पर से। तो इसी तरह बताने में से भारत के एक महापुरुष थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो याद रखिएगा आपका गर्म दल के नेता थे। ठीक है, गर्म दल के नेता थे, इसी को चरमपंथी नेता भी कहते हैं, यानी कि वो गर्म दल के थे। और इनके द्वारा 2 पुस्तक कम से कम याद रख के चलना है मार्केट में आपको, एक गीता रहस्य और दूसरा द आर्कटिक होम द आर्यन, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। और याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने ही कांग्रेस के संदर्भ में कहा था कि यह भीख मांगने वाली आपकी संस्था है, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था। यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। और बाल गंगाधर तिलक का एक और कथन था कांग्रेस के संदर्भ में कि यह एक प्रकार का मेढक के रूप में वार्षिक अधिवेशन जो बुलाते थे वो मेढक के तरह मतलब कि बरसाती मेढक के रूप में इस साल में एक बार टर करती है। यह भी कथन किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब कि साल में एक बार बैठक होता था, जो मांग होता था थोड़ा बहुत करता था, नहीं तो फिर अगले साल होता था, यानी कि ये टर करके चल जाते थे। और मेढक जो बरसात के दिनों में जो टर करती है वह वास्तविक रूप से मैथुन के लिए करती है। किसके लिए करती है? मैथुन के लिए करती है। ठीक है, और मेढक में याद रखिएगा गुणसूत्रों की संख्या 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है चैम्बर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस क्या तारीख को मनाते हैं? यह क्वेश्चन नया है दिवस में। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? यह क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 2023 ने यूएनओ के द्वारा 2023 को यूएनओ के द्वारा बाजरा वर्ष घोषित किया गया था भारत के कहने पे, अर्थात मोटा अनाज वर्ष 2023 को। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? तो याद रखिएगा हैदराबाद में है। कहाँ में है? और भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान भी कहाँ है? हैदराबाद में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड भी कहाँ में है? हैदराबाद में। और भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय भी कहाँ है? तो वो भी हैदराबाद में स्थित है। तो ये सब याद रखिएगा। और बोलेगा कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान का स्थापना कब हुआ है? तो ये क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है। तो आपको हम कुछ जुगाड़ देते हैं, उसमें 4-5-6 गो आपका आ जाएगा इस भी। ठीक है, 4-5-6 गो उसमें आप कंटेंट आ जाएगा। तो याद रखिएगा आप ट्रिक 1958 पहले याद रखना इस भी, और डैश देके लिखना है इंडियन। क्या लिखना है? इंडियन, INDIAN। ठीक है, तो आई से बना लीजिएगा IIMR, यानी इसी को हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, मतलब बाजरा, मिलेट्स मतलब बाजरा। ठीक है, IIMR, यानी कि आई से हो गया बाजरा वाला समझ लेना है 1958। दूसरा फिर एन से नासा समझ लेना है 1958, नासा अमेरिका वाला। ठीक है, और डी से आपको समझ लेना है DRDO। फिर से आई से समझ लेना है IMO, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि समुद्रिक व्यापार संगठन। वो याद रख लीजिएगा 1958 में, जिसका मुख्यालय लंदन में है। भैया याद रखिएगा IMO का मुख्यालय लंदन में है। समुद्रिक व्यापारिक संगठन का मुख्यालय कहाँ में है? लंदन में है। ठीक है, और ए से याद रखिएगा अफस्पा। नहीं होता है कि पूर्वोत्तर का अधिकतर राज्यों में अफस्पा यानी सैनिक कानून जो लागू हो जाता है। ठीक है, सरकार के हाथ से कानून लेके सेना ने अपने हाथों में जो कानून लेता है उसी को अफस्पा कहा जाता है। और अफस्पा का फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्स यानी कि सेना के हाथ में आ जाता है उसका पावर एक्ट। समझ में आ गया? यह भी कानून भारत के अंदर में 1958 से लागू है। और एन का मतलब समझना है नीरी। क्या समझना है? नीरी यानी कि पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो नागपुर में स्थित है उसी को नीरी कहते हैं। और याद रखिएगा इसका स्थापना भी 1958 में हुआ है, अर्थात नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, याद रख लीजिएगा नीरी। और 1958 से ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार पहली बार दिया गया। और पहली बार जो दिया गया था रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय नेता को, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया गया था वो विनोबा भावे को दिया गया था। किसको दिया गया था?
विनोबा भावे को। और विनोबा भावे ने ही पता है आप लोग को पवनार आश्रम का स्थापना किया था। किसका स्थापना? पवनार आश्रम जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसका स्थापना विनोबा भावे ने। और एक क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछ सकता है स्टैटिक के तौर पे कि विनोबा भावे को भारत रत्न कब दिया गया था। तो विनोबा भावे को जो भारत रत्न दिया गया था, अर्थात विनोबा भावे, जुगाड़ से याद करवा देंगे, इसका इस भी टेंशन नहीं लीजिएगा, नहीं तो बोल के निकल जाते कहानी लॉक हो जाता आपका। विनोबा भावे मतलब भाव समझना है। और आपको पता है कि जैसे 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता भैया, भाव बढ़ गया। क्या बढ़ गया? भाव बढ़ गया। यानी 1983 में भाव बढ़ गया था इंडिया टीम का, ठीक है। यानी कि विनोबा भावे 1983, विनोबा भावे 1983 में याद रखना है, ठीक है। और मुख्य भारत रत्न बता देते हैं, जैसे कि आप याद रख लीजिएगा, जो है कि आपको बिस्मिल्लाह खां हो गए, ठीक है, इनको 2001 में मिला है। 2001 में लता मंगेशकर के साथ मिला है। यानी दोनों समझिएगा कि संगीत वाला आदमी ही था। लता मंगेशकर संगीत से जुड़े हुए थे और आपका बिस्मिल्लाह खां जो थे वो सनाई वादक थे। यानी दोनों संगीतकार को 2001 में मिला है, ठीक है। और फिर आप याद रख लीजिएगा जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिला है। और प्रथम भारत रत्न 1954 में जो दिया गया था वो 3 व्यक्ति को, लेकिन सबसे पहले जो दिया गया था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। वहीं याद रख लीजिएगा 1962 में दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। और 1963 में जाकिर हुसैन को दिया गया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। और 1975 में बीबी गिरी को, 1975 में बीबी गिरी को। और 1976 में कामराज को। कामराज हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री थे और कामराज के नाम पे ही तमिलनाडु के एन्नोर बंदरगाह का नाम बदल के रखा गया है। और उसी के बगल में तूतीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु में ही, उसका नाम आपका चिदम्बरनार बंदरगाह रखा गया है। तमिलनाडु में 2 बंदरगाह कम से कम याद रखिएगा। एन्नोर 4 अक्षर का है, कामराज 4 अक्षर का है। एन्नोर बंदरगाह का नाम कामराज और तूतीकोरिन है 5 अक्षर का। उसी तरह से चिदम्बरनार 5 अक्षर का है। तो दोनों को सेट करवा देना है, ठीक है। और भारत के अंदर में बोलेगा सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। ये छांटने के लिए देता है कि निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो कृत्रिम बंदरगाह प्लस सबसे पुराना भी है, दोनों चेन्नई है, दोनों चेन्नई है। सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम जो है वह कौन से पहाड़ी के पीछे है? तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी। और भारत का राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन है, जिसको कि 2009 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। याद रखने का कोशिश कीजिएगा। और गंगा नदी 2008। और फिर हाथी को विरासत पशु 2010 में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हिंदू विकास दर किसे संदर्भित करता है? तो राष्ट्रीय आय को। हिंदू विकास दर जो संदर्भित करता है वो राष्ट्रीय आय, यानी जिस प्रकार से राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है उसी तरह से हमारा हिंदू का विकास दर भी बढ़ रहा है। और यह क्वेश्चन पूछेगा भैया कि हिंदू विकास दर की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था? तो हिंदू विकास दर की संकल्पना प्रोफेसर कृष्ण राव के द्वारा 1978 में प्रोफेसर कृष्ण राव ने, यह कृष्ण राज भी लिखा हुआ रहता है, तो वो आपका हिंदू विकास दर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? शुष्कतम मतलब सूखा, शुष्कतम मतलब सूखा यानी ड्राई, ठीक है। तो यह है अटाकामा। कौन सा है? अटाकामा। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा। और दुनिया का सबसे घना बसा मरुस्थल बोलेगा तो दोबारा थार बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? थार बता रहे हैं। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि बहुत मरुस्थल थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन एसआई में पूछता है और एनटीपीसी में। अगर बोलेगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा बता दीजिएगा, ठीक है, जो कि अफ्रीका में है। कहाँ में है? अफ्रीका में। वहीं बोलेगा कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो वह गोबी हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, और गोबी मंगोलिया में है। कहाँ में है? मंगोलिया। और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। और मंगोलिया के साथ साथ थोड़ा हिस्सा इसका चीन में भी आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है चिहुआहुआन, ठीक है। चिहुआहुआन जो है वह उत्तरी अमेरिका का है। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है अटाकामा। क्या नाम है? अटाकामा। और अटाकामा देश पूछेगा तो चिली मारिएगा। और चिली की राजधानी सेंटियागो, चिली की राजधानी सेंटियागो। और विश्व में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन चिली ही करता है। कौन करता है? चिली। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन है? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा पूछेगा तो सहारा, और सबसे गर्म भी पूछेगा तो सहारा। लेकिन शुष्क अगर पूछ देगा शुष्क तो मार दीजिए
लीजिएगा अटाकामा। शुष्क मतलब सूखा, और सूखा यानी कि आटा है, आटा जो है वो सूखा है, और उस पर पानी दे दीजिएगा तो गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, विश्व का सबसे शीत मरुस्थल यानी ठंडा अंटार्कटिका है। कौन है? अंटार्कटिका है। ठीक है, और दूसरा सबसे शीत मरुस्थल है गोबी, लेकिन पहला सबसे बोलेगा तो आप अंटार्कटिका मारिएगा। हाँ, एशिया में। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है, तो मारिएगा आंसर ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा बना है। तो भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा बना है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। भारत का सबसे पहला डिजिटल गांव बन गया। बाप रे, हम तो शहर सुने थे, कोई कोई स्कूल कॉलेज सुने थे, बैंक सुने थे, हाई कोर्ट सुने थे, लेकिन पहला गांव बन गया है। तो गांव के बनेगा भैया? तो डिजिटल का जो बड़ा बड़ा बात करता है वही ना मोदी जी बनाएंगे। तो मोदी जी खुद अपने मतलब कि राज्य में बनाए हैं। तो बात उठता है कि गांव कौन सा है, तो गांव जो है वो अकोदरा है। कौन सा गांव है? अकोदरा, गुजरात। गुजरात में रो आ रहा है, अकोदरा में भी रो आ रहा है, यानी अकोदरा याद रख लीजिएगा। अकोदरा। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा बना? अकोदरा। अकोदरा गुजरात। ठीक है, वहीं अगर हम थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं, अगर पहला बोलेगा हाई कोर्ट कौन सा बना है? डिजिटल। डिजिटल का मतलब पेपरलेस। ठीक है, सब ऑनलाइन। तो भारत का पहला डिजिटल हाईकोर्ट बोले या पेपरलेस हाईकोर्ट बोले तो मारिएगा केरल। डिजिटल हाईकोर्ट पहला कौन बना है? केरल। वहीं आपका डिजिटल पहला राज्य कौन बना है? तो भी केरल। लेकिन डिजिटल मंत्रालय बोलेगा भारत का कौन सा बना पहली बार? यानी डिजिटल मंत्रालय का मतलब है, आपको पता है भारत सरकार में भी बहुत मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, खेल मंत्रालय है, आपका जो है कि कोयला मंत्रालय है, जो है कि रक्षा मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, बहुत मंत्रालय है। तो इसमें से याद रखिएगा कोयला मंत्रालय, माइंड में फिट कर लीजिएगा। कोयला मंत्रालय जो है वह पहला डिजिटल मंत्रालय बना। ठीक है, कोयला मंत्रालय पहला डिजिटल मंत्रालय बना। और याद रखिएगा कि अगर बोलेगा कि पहला डिजिटल बजट किस राज्य ने पेश किया, तो पहला डिजिटल बजट जो पेश किया वह राज्य में किया है उत्तर प्रदेश। कौन किया है? उत्तर प्रदेश। डिजिटल बजट उत्तर प्रदेश। लेकिन बोलेगा कि भारत का पहला डिजिटल कोर्ट कौन सा बना? अभी था हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में केरल हुआ, लेकिन कोर्ट का मतलब कोई भी कोर्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो सकता है, यानी छोटा लेवल पे। तो उसमें से याद रखिएगा केरल का कोल्लम कोर्ट। केरल का कोल्लम कोर्ट जो है वह पहला डिजिटल कोर्ट बना है। लेकिन हाई कोर्ट बोलेगा तो केरल चल जाना है। और याद रखेगा यही कोल्लम जो केरल में है, यह भारत का पहला पूर्णतः संविधान साक्षर जिला बना है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, यानी संविधान की 100% जानकारियाँ जो है वह कोल्लम जिला वासियों को है। ठीक है, कोल्लम यानी भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बोलेगा तो मारना है कोल्लम, क्योंकि कोल्लम जो है वो केरल में है। केरल का व्यक्ति ऐसे भी पढ़ा लिखा ज़्यादा होता है, सबसे अधिक शिक्षित, याद रखिएगा। वहीं भारत ने पहला डिजिटल बजट किस वित्त वर्ष में पेश किया था? 2021-22। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है भैया, कब ईस्वी पूछता है? 21-22 में पहला डिजिटल बजट। और भारत का पहला डिजिटल विधानसभा यानी पेपरलेस विधानसभा नागालैंड का बना है। कौन बना? कहाँ का बना है? नागालैंड का बना है। नागालैंड का बना है। कहाँ का बना है? नागालैंड का बना है। AI का भी आया क्या? हाँ, AI वाला भी आया है। AI को भी रिवीजन करवा दे क्या? AI भी रिवीजन करवा देते हैं। चलिए, AI भी रिवीजन करवा देते हैं। चलिए, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिएगा, जब AI का बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI शब्द को किसने गढ़ा, ये क्वेश्चन बोल सकता है। और जानते हैं हकीकत बात, जो प्रीवियस NTPC तैयारी करते होंगे ये क्वेश्चन पिछला बार पूछ लिया गया है कि AI शब्द किसने दिया है। AI शब्द को गढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? गढ़ने यानी घास गढ़ने वाले नहीं, मतलब उसको मतलब जनक, आविष्कारक एक तरह से। ठीक है, यानी ओरिजिन करवाने वाले। तो याद रखिएगा एक व्यक्ति का नाम था जॉन मैकार्थी।
जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को ही एआई शब्द का जन्मदाता कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, जॉन मैकार्थी को एआई शब्द का जन्मदाता। चलिए इस पे जो भी संबंधित क्वेश्चन बनता है 8-10 प्रश्न आपके पास हम शेयर करते हैं, इसी में से आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि भारत का पहला एआई शिक्षक कौन बना है, एआई शिक्षक टीचर, तो वो आइरिस है। कौन है? आइरिस। आइरिस या परितारिका हमारे आंख में भी रहता है, जिस पर जो है कि आपको पता है प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि भारत का पहला 12 भाषाओं को सपोर्ट करने वाला स्वदेशी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है, तो हनुमान एआई। हनुमान, यानी आपको इतना याद रखना है, 12 भाषा करके एआई पूछेगा तो हनुमान मारना है आंसर, ठीक है। 12 भाषा को हनुमान जी जानते हैं, 12 भाषा को हनुमान जी जानते हैं। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है, तो एआई आधारित फिल्म बोलेगा तो इरहा मारिएगा। क्या मारिएगा? इरहा। ई रो क्या हो, इरहा, 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 ठीक है। वीरहा गाया जाता है ना, वीरहा गाया जाता है, ठीक है। इरहा मारिएगा। इरहा फिल्म हो गया, शिक्षक आइरिस हो गया, और 12 भाषा जानने वाला हनुमान जी हो गए, ठीक है। और ये प्रश्न जो बोलने वाले हैं ये बहुत VVI। भारत की पहली क्षेत्र एआई न्यूज एंकर का क्या नाम है? लीसा। क्या नाम है? लीसा। लीसा ये उड़ीसा टीवी का है। किसका है? उड़ीसा टीवी का लीसा नाम की न्यूज एंकर पहली एआई एंकर बनी है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली एआई राजनयिक का क्या नाम है? यानी राजनीति के क्षेत्र में एआई का पहला नाम क्या है, तो यूक्रेन का बना है, जिसका नाम है विक्टोरिया सी। विक्टोरिया सी। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इंडिया एआई समिट भारत में पहली बार किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली में। यानी एआई पे बैठक पहली बार दिल्ली में हुआ है, पहली बार। ऐसे भी नहीं जानते तो दिल्ली में मारना है बैठक, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली एआई सिटी कौन सा बना? भारत का पहला एआई शहर किसे घोषित किया गया? जैसे याद करते हैं भारत का पहला आर्द्र वेटलैंड शहर ये बना, तो जो है कि पहला साहित्यिक शहर ये बना, केरल कोझिकोड, ये सब, ठीक है। उसी तरह में क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई सिटी कौन बना? लखनऊ बना है। कौन बना है? लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ, ठीक है। और पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बना है। कौन बना है? उदयपुर बना है। और पहला साहित्यिक शहर आपका कोझिकोड बना था, केरल वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? तो साइमन मार्क। साइमन मार्क। और भारत के अंदर में पहला एआई यूनिवर्सिटी जो खुला है वो महाराष्ट्र में खुला है, ठीक है। और लास्ट सवाल बता देना है कि यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला पहला शहर, यानी एआई का प्रयोग, रोबोट मतलब एआई ही हो गया, ठीक है, तो वो इंदौर है। तभी तो स्मार्ट शहर की सूची में शामिल है, ठीक है। स्मार्ट शहर इंदौर, लघु मुंबई के नाम से भी इंदौर को जानते हैं। आपका जो है कि ये सोयाबीन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ में है? इंदौर में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, आपातानी नाम की जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो आपातानी अरुणाचल प्रदेश। आपातानी अरुणाचल प्रदेश। और सोम्पेन नाम की जनजाति अंडमान निकोबार में प्रवेश करती है, प्रवेश नहीं मतलब रहती है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गोंड जनजाति सबसे अधिक किस राज्य में? तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है सबसे अधिक। कहाँ में? मध्य प्रदेश। और भील जो है जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति बन चुकी है, वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये तीनों राज्य में भील होता है, ठीक है। और बंजारा जनजाति महाराष्ट्र में निवास करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, डफला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो डफला, मिसमी, आपातानी, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन बताना है, नागा नाम की जनजाति किस राज्य में? तो नागालैंड में। नागा जनजाति नागालैंड में, और नागालैंड नहीं रहेगा तो मणिपुर में भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, बुक्सा नाम का बताना है आपको जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, लेकिन क्वेश्चन में है कि बुक्सा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो यह पौड़ी गढ़वाल नामक स्थान पे, पौड़ी गढ़वाल नामक स्थान पे निवास करती है, यानी लोकल जगह दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मिथन नाम का त्योहार कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता? तो मिथन नाम का त्योहार नागा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? नागा जाति के द्वारा, जो कि नागालैंड में होता है मिथन त्योहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, भोटिया जनजाति
जनजाति किस राज्य में निवास करती है? भोटिया उत्तराखंड, भोटिया उत्तराखंड और लेप्चा सिक्किम, ये दोनों याद रखना है। लेप्चा सिक्किम और भोटिया जो है वह उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन बताना है, प्रथम जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो प्रथम जनजाति आयोग का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया गया था आपको यूएस ढेबर को। किसे बनाया गया था? यूएस ढेबर को। लेकिन आदिवासियों का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का पिता कहा जाता है किसे? तो ठक्कर बापा को। किसे कहा जाता है? ठक्कर बापा को कहा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन आदिवासियों के मसीहा के नाम से किसे जानते हैं? तो वो जानते हैं आपको जो है कि झारखंड के थे बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अगला क्वेश्चन बताना है कि जनजातियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जानते हैं? तो जनजाति जो होते हैं उनको ज़्यादा आता पता नहीं रहता है दुनिया के बारे में, अर्थात वो अंधे के तरह रहते हैं, यानी कि अफ्रीका। यानी जनजाति बराबर अंधा बराबर अफ्रीका, याद करने के लिए ट्रिक दिए, जनजाति बराबर अंधा बराबर अफ्रीका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, थारू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में। थारू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगला क्वेश्चन बताना है, कौन सी जनजाति में ऋतु प्रवास किया जाता है? यानी अगर मान लीजिए गर्मी के मौसम में यहाँ पर रहा, ठीक है, और ठंडी के मौसम में चले गए दूसरे जगह, फिर बारिश के मौसम में तीसरे जगह चले गए, अर्थात खाना बदोश की ज़िंदगी जीते हैं, वो होते हैं भुटिया लोग। नहीं, हम लोग बोलने चल के बोल देते हैं अरे यार भुटिया ऐसा ज़िंदगी जी रहा है। यानी कि ऋतु प्रवास जो पाया जाता है वो भोटिया जनजाति में। किस जनजाति में? भोटिया जनजाति। और भोटिया जनजाति अभी तुरंत बताएं उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को। दीपावली हिंदू त्योहार है, हिंदू धर्म का, और एक जनजाति है जिसका नाम है थारू जनजाति, और थारू जनजाति ही इसे शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, दीपावली पर्व को। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है भैया, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि सहरिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो सहरिया जनजाति राजस्थान में निवास करती है। अगला क्वेश्चन बताना है कि राष्ट्र विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्र विकास परिषद के साथ साथ नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि पाँचवा पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पाँचवा पंचवर्ष मॉडल जो था, योजना जो था वो डीपी धर मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष जारी किया गया था? तो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया गया था वो याद रखिएगा 2002 में जारी किया गया था। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी किया गया था, और यह जारी करने वाली संस्था का नाम है यूएनडीपी। क्या नाम है? यूएनडीपी नाम है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, स्थापना 1965 में हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि पहली बार विश्व खुशहाली रिपोर्ट कब जारी किया गया था, तो वो 1990 में जारी किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और मानव विकास रिपोर्ट जारी करवाने वाले सबसे मुख्य अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। कौन थे? महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और 2002 का जब नाम लिए तो 2002 का जैसे नाम लिया तो आपके माइंड में आना चाहिए एक और अधिनियम वगैरह हम बताए थे 2002 में। ठीक है, तो जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि रोलिंग प्लान किस वर्ष लागू किया गया था जनता पार्टी के सरकार के द्वारा? तो रोलिंग प्लान 78 से 83 तक लागू किया गया था, और रोलिंग प्लान जो है वह गुरनार्ड मिल्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? गुरनार्ड मिल्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, गुरनार्ड मिल्टन के द्वारा दिया गया था रोलिंग प्लान। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सहकारी आंदोलन का जनक कहा जाता है एफ निकोलसन को। एफ निकोलसन को सहकारी
आंदोलन का जनक। अगला क्वेश्चन और याद रखिएगा, सहकारिता आंदोलन की शुरुआत भारत में 1904 सहकारी अधिनियम के तहत हुआ है और सहकारिता जो है वह भाग 9 के ख में जोड़ा गया है और वर्तमान में सहकारी मंत्री अमित शाह है। ठीक है, और आपको पता है सहकारी संघ जो जोड़ा गया है वो आपको 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है। 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियां जोड़ा गया है, भाग 9 के ख में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रथम क्रेडिट कार्ड, पूरे विश्व में प्रथम क्रेडिट कार्ड कब जारी किया गया था और किस बैंक के द्वारा जारी किया गया था? तो प्रथम क्रेडिट कार्ड, यानी एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में ऐसा मिलेगा, लगेगा कि अरे यार मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस, और यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। तो विश्व का प्रथम क्रेडिट कार्ड जो जारी किया गया था वो 1959 में बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका के केंद्र बैंक का नाम है फेडरल बैंक। क्या नाम है? फेडरल बैंक। जैसे भारत का केंद्र बैंक है रिजर्व बैंक, उसी तरह से आपका अमेरिका का है फेडरल बैंक। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, US-64 भारत के अंदर में जो है कि आपका पहला जो है कि आपका म्यूचुअल फंड था। US-64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड था जो किसके द्वारा जारी किया गया था? UTI के द्वारा। किसके द्वारा? UTI के द्वारा। ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन बताना है, देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब जारी किया गया था? तो सेबी के द्वारा प्रथम म्यूचुअल फंड, यानी शॉर्ट में इसको MF बोल देता है। ठीक है, वो 1993 में जारी किया गया था, अर्थात OBC आयोग और फिर आपका जनजाति आयोग के मतलब अल्पसंख्यक आयोग के पास, और महिला आयोग का स्थापना 92 में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे SLR कहा जाता है। SLR, तो SLR जो होता है वह बैंकों को अपने पास जो संपत्ति रखता है और कुल परिसंपत्ति जो वो लगाए रहता है दूसरे बैंकों को, दोनों के बीच का जो अनुपात कहलाता है उसी को SLR कहा जाता है, यानी स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, ये फुल फॉर्म पूछता है SLR का फुल फॉर्म। तो स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि तरल वैधान मतलब कि इसको बोल सकते हैं आप लोग संविधिक तरल अनुपात। संविधिक तरल अनुपात। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक। और भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था 1 जुलाई के दिन, क्योंकि 1 जुलाई को SBI दिवस मनाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा आपको कि SBI का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो SBI का स्थापना गोरेवाला समिति। ऐसे याद रखिएगा, SBI में खाली गोरा आदमी जाता है, गोरे आदमी जाता है। ठीक है, SBI में खाली गोरा गोरा आदमी जाता है। और RBI का स्थापना हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर हुआ था। चलिए, हाँ, 1935 में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत का कौन सा शहर खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का जालंधर शहर। कौन सा शहर? जालंधर, पंजाब में है। ठीक है, तो भारत का जालंधर शहर जो है वह खेल के सामान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे मेरठ जो है ना, वो जो फुटबॉल जो बनता है ना और क्रिकेट का जो बॉल वगैरह बनता है ना, वो मेरठ में बनता है, लेकिन खेल का अधिकतर सामान जालंधर में बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के किस शहर को गंजेड़ियों का शहर कहा जाता है? गंजेड़ियों का शहर मतलब जो ना कहता है अरे यार नशेड़ी बंगड़ी गंजेड़ी है, यानी हमेशा गांजा दारू पीते रहता है, यानी गंजेड़ी। यानी भारत के किस शहर को गंजेड़ियों का शहर कहा जाता है? तो गंजेड़ियों का शहर मध्य प्रदेश का एक शहर है बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर लगभग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर इलाका हो गया। ठीक है, जब आप भुसावल तरफ से जाइएगा तो आपको मिलेगा, पहले इटारसी से पार हो जाएगा, खंडवा मिलेगा, खंडवा के बाद आपको आपको जो है कि बुरहानपुर वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो बुरहानपुर शहर को ही गंजेड़ियों का शहर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि आसियान का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो आसियान का स्थापना जो हुआ था 1967 में। 1967 में। कैसे याद होगा? क्योंकि आसियान जो है
आसियान के लास्ट में एन आ रहा है और एन का कोड 14 होता है, 14 का आधा 7 याद रखिएगा 1967। क्योंकि जब एग्जाम में बैठिएगा 4 ऑप्शन आपको लगेगा मिला जुला टाइप का दे दिया, कौन मारे कौन, और वही है को जहाँ झोल किए थोड़ा सा कि धो यही होगा रंगा देते हैं, लेकिन ना बाद में पता चलेगा कि यही मेरे पे हावी हो गया 1 नंबर। ठीक है, इसीलिए हर एक प्रश्न पे आपको दारोमदार रहना चाहिए कि नहीं भैया जो है यही है, हर एक क्वेश्चन को प्राथमिकता दीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बीपीएससी और आईएएस दोनों में पूछा हुआ सवाल है कि भारत का कौन सा शहर बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे बिहार के भागलपुर शहर वो सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिल्क में कपड़ा सिल के बेचता है, नहीं बुनाई करके बेचता है। जब आप जाइएगा भागलपुर में उधर आपका चंपानगर वाला क्षेत्र जाइएगा तो वहाँ पर जो है कि हर एक घर में वो मशीन लगा हुआ है बुनाई करने वाला, चरखा टाइप का, जो महात्मा गांधी के समय से मॉडिफाई होकर धीरे धीरे अच्छा हो गया है, तो वही बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, मतलब भागलपुर को। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना, यानी आईएमएफ का सदस्य भारत कब बना। तो आईएमएफ का सदस्य भारत जो बना वो उसी साल बना जिस साल स्थापना हुआ था 1945 में। यानी 2 क्वेश्चन पूछेगा, भारत यूएनओ का सदस्य कब बना और भारत आईएमएफ का सदस्य कब बना। तो भारत आईएमएफ का सदस्य और यूएनओ का सदस्य उसी साल बना जिस साल उस दोनों संस्था का स्थापना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। किससे है? झींगा उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा। जिनको स्टेटिक में पकड़ बनाना है इसे प्रश्न से लड़ना होगा। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का स्थापना 1986 में किया गया है। 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी, और आपका गंगा एक्शन प्लान भी 1986 में, और याद रखेगा यमुना एक्शन प्लान 1993 में, यमुना एक्शन प्लान 1993 में, और गंगा एक्शन प्लान 1986 में, और स्पीड पोस्ट सेवा भी 1986 में चालू हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ऑप्शन में शिमला नहीं है, ऑप्शन में शिमला नहीं है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो कुफरी में है। कहाँ में है? कुफरी नामक शहर में। ठीक है, कुफरी। इसीलिए क्वेश्चन यहीं पर याद रखिएगा कि कुफरी चमत्कार किस फसल के का एक जो है कि आपका किस्म है, तो वो आपका आलू का ही है। कुफरी चमत्कार किसका है? वो आपका आलू का ही है। और आलू गोल होता है, इसलिए गोल क्रांति का संबंध आलू से भी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ हुई, अर्थात कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में, और आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, और मनुष्य ने जीवन को अपनाया मध्यपाषाण काल में, याद रखिएगा। ठीक है, और पहिया का आविष्कार भी नवपाषाण काल में किया है। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थली कौन से शहर को कहा जाता है, या कौन से विश्वविद्यालय को? तो पंतनगर विश्वविद्यालय। पंतनगर विश्वविद्यालय वर्तमान समय में उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा, और उसी में को हरित क्रांति का जन्म स्थली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? बहुत फेमस क्वेश्चन। भारतीय कृषि विपणन संस्थान जो है वह जयपुर में है। कहाँ में है? जयपुर में है। जयपुर में है कृषि विपणन संस्थान। अगला क्वेश्चन बताना है कि पीत क्रांति का संबंध किससे है? पीत यानी पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन से है। पीली क्रांति किससे है? तिलहन से। नीली क्रांति किससे है? मछली से। और फिर आपका भूरी क्रांति किससे है? उर्वरक से। गुलाबी क्रांति किससे है? झींगा से। ठीक है, आप ये सब याद रखिएगा। और धूसर क्रांति किससे है? तो उर्वरक से है। धूसर यानी भूरी, याद रखना है, भूरा कोई धूसर कहा जाता है। और चमड़ा उद्योग से खाकी क्रांति। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ, यानी कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान जो है, चीनी, देखिएगा चीनी और गन्ना दोनों अलग अलग है। चीनी कानपुर में है, गन्ना लखनऊ में है। गन्ना लखनऊ में है, लेकिन गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ में? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन, विश्व का धान जीन बैंक का मुख्यालय किस देश में है? धान जीन यानी कि धान यानी चावल, और चावल यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, मनीला यानी फिलीपींस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि धान
का जो यानी कि जब हरित क्रांति जब लाया गया था आपका, तो उस समय धान का जो उन्नत किस्म बनाया गया था वो फिलीपींस में, और जो गेहूं का उन्नत किस्म बनाया गया था वो मैक्सिको में बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, मैक्सिको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो सरसों याद रखिएगा राजस्थान का एक शहर है भरतपुर, तो भरतपुर में याद रखिएगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान है, सरसों। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है प्रथम कृषि, फेमस क्वेश्चन, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना भारत में सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। पुदुचेरी में। कहाँ किया गया था? पुदुचेरी में किया गया था। अगला क्वेश्चन भारत में पंचायती राज किस समिति के तहत लागू किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, और अशोक राय 1977 में, पीवी के राय 1985 में, एलन सिंह भी 1986 में, और फिर आपका थुंगन समिति और गौडगिल 1988 में, याद रख लीजिएगा। और 73वां संविधान संशोधन और 64वां संविधान संशोधन दोनों का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। और भारत के अंदर में इस तरह संस्थाओं में से सबसे पहली बार जो लाया गया था वो लाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन पंचायती राज सक्सेसफुल हुआ। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है। जबलपुर में। खरपतवार बोलेगा तो जबलपुर में है। और घास यानी कि चारा, हाँ चारा और घास अनुसंधान संस्थान कहाँ में है। झांसी में। चारा और घास बोलेगा तो झांसी में, खरपतवार यानी कि बोलेगा तो आपको जो मारना है जबलपुर में। और अभी तुरंत बताए सरसों बोलेगा तो भरतपुर में। सरसों भरतपुर यानी कि भरतपुर यानी भरता। अब भरता में जब हल्का सरसों मिला दीजिएगा, सरसों का तेल ना, कहानी एकदम मस्त बंद हो जाता है। ठीक है, तो भरता में सरसों का तेल मिलाना है, यानी सरसों अनुसंधान यानी सरसों अनुसंधान संस्थान जो है सरसों अनुसंधान संस्थान जो वह कहाँ में है, याद रखिएगा भरतपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण अनुसंधान संस्थान जो है वह हैदराबाद में है। ग्रामीण यानी मिश्र धातु में एक ग्रामीण सेट कर लीजिएगा। ग्रामीण अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? हैदराबाद में। और खाद्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। कहाँ में है? मैसूर में है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? लखनऊ में। उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ में है? लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, भारत के अंदर में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष हुई थी? बाघ जनगणना यानी टाइगर का सेंसस, यानी कि भारत के अंदर में पहली बार बाघ जनगणना। अभी तक आज तक आपको हम बताए थे पशु जनगणना 1919 बताए थे, ठीक है, लेकिन हम स्पेशल बाघ पूछ रहे हैं। तो भारत के अंदर में पहली बार बाघ जनगणना जो हुआ था वो 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में हुआ था बाघ जनगणना। और याद रखिएगा बाघ जनगणना 2006 में, और यह होता है कितने वर्ष के अंतराल पे, ये भी पूछ सकता है। तो जितना वर्ष के अंतराल पे ओलंपिक खेल और वर्ल्ड कप वगैरह होता है, राष्ट्रमंडल होता है, वो भी उतने वर्ष के अंतराल पे, अर्थात 4 वर्ष के अंतराल पे। बाघ जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पे? 4 वर्ष के अंतराल पे। पहली बार कब? 2006 में। और इस तरह 6 में हुआ, फिर 10 में हुआ। लेकिन जब जैसे 10 में हुआ तो 10 में जो हो रहा था, यह रूस का एक शहर था आपका सेंट पीटर्सबर्ग शहर। सेंट पीटर्सबर्ग समझौता जो है भैया वो बाघ के से रिपोर्ट से ही है। यानी बाघ का जब हो रहा था जनगणना तो सबसे मुख्य शहर बनाया गया था सेंट पीटर्सबर्ग को, और उसमें टारगेट रखा गया था कि आगे जो है कि हमको 2x गति से बाघ की संख्या को करना है, यानी बाघों की संख्या को दुगनी करने का टारगेट किस समझौता में रखा गया था? तो सेंट पीटर्सबर्ग समझौता जो कि रूस में है उसी से। और डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि सेंट पीटर्सबर्ग समझौता का संबंध किससे है? तो बाघ के जनगणना से या बाघ के रिपोर्ट से, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। तो आपको अनुच्छेद 338, 338 का क और 338 का ख, ये तीनों आपको याद रखना है। तो 338 में क्या है, तो 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338 के क में है जनजाति आयोग, और 338 के ख में है ओबीसी आयोग, या फिर आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग। ठीक है, ये तीनों। और ऐसे देखें तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग का गठन करने का मांग 1954 में ही किया गया था। किसके द्वारा, तो काका कालेलकर समिति के द्वारा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। और आगे चल के आपको पता है कि आपको बीपी सिंह के द्वारा, ठीक है, मंडल आयोग की सिफारिश पर बीपी सिंह के कार्यकाल में यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के काल में 1979 में 1979 में ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, चलिए लास्ट सवाल बताइए। थोड़ा सर्दी है, थोड़ा सा जो है कि लास्ट कर देते हैं। बताइएगा कि शिक्षा, विद्युत और वन का उल्लेख किस सूची में किया गया है। तो शिक्षा, विद्युत और वन, ये तीनों जो है, ये तीनों आपका समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं तक आज रखते हैं, मिलते हैं पुनः आपसे कल। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।